पीजीबीपी चैप्टर ख़त्म करने के बाद जब हम एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसको हम नाम जानते हैं, किस नाम से? खास बात जानते हैं क्या है? पीजीबीपी और कैपिटल गेन में बहुत बड़ा फर्क है। पीजीबीपी चैप्टर में अगर कोई क्लास मिस हो जाती थी, लेट इट बी, डू नॉट वरी अबाउट दैट, क्योंकि आपका वो टॉपिक आपके दूसरे टॉपिक से ज़्यादा मैच, ज़्यादा इंटर रिलेशन नहीं था टॉपिक्स के बीच में, और टॉपिक्स बहुत ज़्यादा थे। लेकिन कैपिटल गेन में जितने भी सेक्शंस हम लोग स्टडी करेंगे, 1 2 3 मीन सेक्शन नंबर नहीं बोल रहा हूँ, टॉपिक नंबर, सारे टॉपिक्स एक दूसरे से कोरिलेट होंगे। और बेटा अगर एक क्लास छूट गई तो इस चैप्टर का बंटाधार है ना। तो आज हम लोग की कैपिटल गेन की फर्स्ट क्लास। हम लोगों ने सेक्शन 14 में देखा था, दे आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, हाँ या ना। द फर्स्ट वन इज सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये केवल 5 हेड्स ऑफ इनकम है। हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज योर कैपिटल गेन। कौन सा? कैपिटल गेन। और इसका चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 45। सेक्शन 45। सर आखिर हम लोग इसमें देखेंगे क्या? आखिर हम लोग इसमें देखेंगे क्या? कोई भी प्रॉफिट या गेन, हम किसकी बात कर रहे हैं? केवल प्रॉफिट एंड गेन्स की। लॉसेस की बात अच्छा कर रहे हैं, लॉसेस की भी बात करते हैं। मैंने बोला था कि प्रॉफिट इंक्लूड्स नॉट ओनली योर पॉजिटिव प्रॉफिट एज वेल एज नेगेटिव प्रॉफिट। गेन्स डजंट मीन ओनली द पॉजिटिव गेन, इट ऑल्सो इंक्लूड्स नेगेटिव गेन। यानी हम प्रॉफिट एंड लॉसेस दोनों की बात कर रहे हैं। एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम, कोई भी ऐसा प्रॉफिट या गेन जो आता है, प्रॉफिट इंक्लूड्स लॉस, कोई भी प्रॉफिट या गेन अराइज होता है फ्रॉम ट्रांसफर। आप किसी चीज को ट्रांसफर करते हैं, किसको ट्रांसफर करते हैं? ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट। ओके, यानी अगर किसी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया जाए, देन ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ दैट कैपिटल एसेट इफ एनी प्रॉफिट और गेन अराइजेस, दैट विल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन। एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट शैल बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन। दैट्स इट। अब जो आगे की लाइन है ढंग से सुनना। अब तक मैंने क्या बोला? कोई भी प्रॉफिट या गेन जो अराइज होती हो किसी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने से, वो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगा। इसके आगे की लाइन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज इन द सेम प्रीवियस ईयर, इन द same previous year in which the transfer taken place. Clear? क्या मैंने बोला? कंप्लीटली सेक्शन 45। कभी कभी हम इसको सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 भी जानते हैं ऐसे करके, लेकिन हम ऐसे नहीं बोलेंगे। विल कॉल इट ओनली सेक्शन 45। दिस इज योर चार्जिंग सेक्शन। एनी प्रॉफिट और गेन arising from transfer of capital asset shall be charged to tax under the head capital gain in the same previous year in which
ट्रांसफर टुक प्लेस या टेकन प्लेस, दोनों एक ही चीज है। क्लियर? अगर हम इस डेफिनेशन को थोड़ा चीर फाड़ करें तो हमें समझ में आएगा कि इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। बोलो, दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ट्रांसफर होना चाहिए, और किसका ट्रांसफर होना चाहिए? यानी इन दो कंडीशंस को एक साथ होना पड़ेगा। ट्रांसफर हो, नॉट ईच एंड एवरीथिंग, ओनली द कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट मस्ट बी ट्रांसफर्ड। मैंने पेन ट्रांसफर कर दिया, दांत दिखा दिया, कैपिटल गिनना। पेन ट्रांसफर करने से, पेंसिल ट्रांसफर करने से, या कोई भी चीज ट्रांसफर कर दो, दैट विल अराइज कैपिटल गेन, डजंट मीन एट ऑल। ऐसा बिल्कुल नहीं है। द ट्रांसफर मस्ट बी ऑफ कैपिटल एसेट। केवल और केवल कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होगा। किसका ट्रांसफर होगा? तो हमें यह समझना पड़ेगा सर कैपिटल एसेट क्या होती हैं, और हमें यह भी समझना पड़ेगा कि ट्रांसफर क्या होता है। जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। हम लोग को तो केवल आज पढ़ने में ही कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में ही क्लास ओवर हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग ट्रांसफर पढ़ेंगे तो आधी क्लास तो केवल ट्रांसफर ले जाएगा। तो ये वैसा नहीं है जैसा हमने। तो कैपिटल एसेट और ट्रांसफर, बोथ ऑफ दीज टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, देन द कैपिटल गेन विल अराइज, and that will arise in the same previous year in which the transfer took place. Is it okay? कैपिटल एसेट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 में, एंड ट्रांसफर हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 47। ये दो सेक्शंस हमको देखने पड़ेंगे, आराम से डेफिनेशन को डिफाइन करना पड़ेगा। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट एज वेल व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ट्रांसफर। आफ्टर डिफाइनिंग बोथ ऑफ दीज टू वी विल बी कैपेबल टू अंडरस्टैंड द मैटर। जो भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, चाहे वो सेक्शन 47 हो, चाहे वो सेक्शन 46 हो, चाहे वो सेक्शन 48, 49, 50, 51, 54, हमारे लिए फिर कोई बड़ा टास्क नहीं रहेगा। क्या है ये कैपिटल एसेट? कैपिटल एसेट डिफाइन करें, हटा सकते हैं इसको, नोट हो गया है। अदरवाइज आपके जो मटेरियल दिया गया है उसमें पहला चार्जिंग सेक्शन साफ साफ लिखा हुआ है, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग ऑन द ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द सेम प्रीवियस ईयर इन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस। इज इट ओके? अब जो हम पहली चीज डिफाइन करने जाएंगे दैट इज योर कैपिटल एसेट अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 14। अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 बहुत ही मजेदार डेफिनेशन है। पहले हम लोग इसको केवल एक पार्ट में देखते थे, मीन्स they were of no use to bifurcate it between two parts, but now after the amendment इसको देखो तो दो पार्ट में बांटा गया है, A and B। जरा देखते जाएंगे साथ साथ, A and B, A and B। अब हम लोग इस डेफिनेशन को दो पार्ट में बांटते हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इस डेफिनेशन में अब ऐसा चेंज किया गया। सेकंड पार्ट जो है, पार्ट नंबर B, हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द लास्ट फाइनेंस एक्ट। क्लियर है? अभी रिसेंटली अमेंडमेंट आया है पार्ट नंबर बी। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन, अभी भूल जाते हैं। दैट इज द नॉर्मल डेफिनेशन विच वाज गिवन इन आवर अर्लियर डेफिनेशन ऑल्सो। नाउ पहले हम पिक करेंगे पॉइंट नंबर 2। पहले हम उसको किनारे कर देते हैं ताकि हमको इस डेफिनेशन को समझने और समझाने में आसानी। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय, कोई भी सिक्योरिटी जो होल्ड करता है, कौन होल्ड कर रहा है? एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर FIIs which has invested in such securities in accordance with SEBI guidelines। FII कोई भी सिक्योरिटी हेल्ड कर ले, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कोई भी सिक्योरिटी हेल्ड कर ले
और उस सिक्योरिटी को अगर वो ट्रांसफ़र करता है तो वो कैपिटल गेन में आएगा। सर ये आप कौन सी नई बात बता रहे हैं, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। अगर एफआईआईज़ के हाथ में सिक्योरिटी होगी और उसको वो ट्रांसफ़र करेगा तो कैपिटल गेन हेड में ही आएगा और कहाँ जाएगा, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने एफआईआईज़ को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिया है ताकि वो इन्वेस्ट कर सकें इंडिया में। सर एक्स्ट्रा बेनिफिट कैसे मिल गया एफआईआईज़ को? इफ़ दे आर इन्वेस्टिंग देयर फंड्स इन इंडिया, दे कैन इन्वेस्ट इन इंडिया इन 2 डिफरेंट पार्ट्स। फर्स्ट, सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना कैपिटल एसेट हो सकता है, कैपिटल गेन में जाएगा। सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना कैपिटल एसेट नहीं भी हो सकता है, हम उसको एज ए स्टॉक इन ट्रेड होल्ड करते हैं। अगर कोई एफआईआई है, उसका काम सिक्योरिटी को खरीदना और बेचना हो, तो क्या उसके लिए वो कैपिटल एसेट है? मेरा काम इस पेन को खरीदना और बेचना है तो क्या मेरे लिए कैपिटल एसेट है? मेरे काम इस फर्नीचर को खरीदना और बेचना है तो क्या मेरे लिए कैपिटल एसेट है? मेरा काम बिल्डिंग को खरीदना और बेचना हो तो क्या वो मेरे लिए कैपिटल एसेट है? नहीं है, वो स्टॉक इन ट्रेड है। वो क्या है? स्टॉक इन ट्रेड। तो क्या स्टॉक इन ट्रेड को बेचने से कैपिटल गेन अराइज होता है? क्या अराइज होता है? पीजीबीपी। क्या अराइज होता है? प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। हाँ या ना? तो अगर हम सिक्योरिटी एज ए स्टॉक इन ट्रेड रखते हैं, सिक्योरिटी एज ए स्टॉक इन ट्रेड, एज अ स्टॉक इन ट्रेड, तो इसके ट्रांसफर पर होने वाला फायदा कहां जाएगा? पीजीबीपी। और अगर कोई सिक्योरिटी हम एज एन एसेट रखें, यानी कैपिटल एसेट, तो उसको ट्रांसफर पर होने वाला फायदा कहां जाएगा? कैपिटल गेन में, क्योंकि हम उसको कैपिटल एसेट मानते हैं। क्या मानते हैं? कैपिटल एसेट मानते हैं। क्लियर है? इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। अरे बोलना, फिर से मैं बोलूं, अगर कोई सिक्योरिटी आप स्टॉक इन ट्रेड की तरह रखते हैं तो उसको ट्रांसफर करने से होने वाला फायदा पीजीबीपी में जाएगा। अगर कोई सिक्योरिटी आप एज एन एसेट रखते हैं तो उसको ट्रांसफर करने से होने वाला फायदा, क्योंकि कैपिटल एसेट का ट्रांसफर हो रहा है। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? आ रहा है? लेकिन अब एफआईआई के हाथ में, उड़ी बाबा, किसके हाथ में? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के केस में ये बाइफर्केशन, अरे बोलना, खत्म हो गया। भले ही वो स्टॉक इन ट्रेड की तरह रखे या एसेट की तरह रखे, दोनों केसेस में कितने जाएगा? अब क्लियर है ये क्यों आया सेकंड अमेंडमेंट? फिर बाद में बताएंगे। समझ में आया? अब जरा पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। कहां से? पॉइंट नंबर 1 से। अभी तक हम लोगों ने देखा कैपिटल गेन में चार्जिंग सेक्शन 45(1), एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट शैल बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द सेम प्रीवियस ईयर इन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस। दैट वाज ओवर। इसके बाद हम लोग को 2 डेफिनेशन समझने की जरूरत महसूस हुई। The first definition of capital asset, which is given under section 2 subsection 14. The second definition of transfer, which is given under section 2 subsection 47. AK 47 नहीं, 2 subsection 47. सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 क्या डिफाइन करता है? डेफिनेशन ऑफ अ, और इस कैपिटल एसेट को 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला नॉर्मल और दूसरा एफआईआईज के केस में सिक्योरिटीज। हाँ या ना? एवन हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड। क्लियर है? पक्की बात है। हम पहले इसकी बात करते हैं, दैट इज गिवन इन पार्ट ए एंड दैट इज गिवन इन पार्ट बी। पार्ट ए को डिफाइन करना है, स्टार्ट करते हैं। क्या है पार्ट ए? ढंग से समझना बाबू। पार्ट ए कहता है एनी प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल। मूवेबल का मतलब सिक्योरिटीज हो, मूवेबल का मतलब कार हो, मूवेबल का मतलब फर्नीचर हो,
मूवेबल का मतलब प्लांट एंड मशीनरीज हो, इमूवेबल का मतलब लैंड एंड बिल्डिंग हो। बात समझ में आई? एनी टाइप ऑफ, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल, whether connected with the business of the SSE or not, whether connected with the business of the SSE or not। क्या कहना चाहता हूं मैं, ये क्या कहना चाहता है? कार है, घर पे मैं यूज करता हूं, उसको मैं बेच दूं, कैपिटल गेन हो जाएगा। कार है, बिजनेस में यूज होती है, बेच दूं, कैपिटल गेन हो जाएगा। हाँ, वेदर कनेक्टेड विद द बिजनेस ऑफ द एसएससी और नॉट, घर है मेरा, रहता हूं मैं, बेच दूं अगर, कैपिटल गेन हो जाएगा। हाँ, घर है मेरा, बिजनेस में यूज होता है, बेच दूं मैं तो क्या हो जाएगा? कैपिटल गेन। जी हाँ, वेदर कनेक्टेड विद द बिजनेस ऑफ द एसएससी और नॉट, मैं ज्वेलरी बेचूं, घर में रखी हुई है ज्वेलरी, बेच दूं, कैपिटल गेन हो जाएगा। ज्वेलरी का बिजनेस करता हूं मैं, ज्वेलरी खरीदना और बेचना काम है मेरा, कैपिटल गेन हो जाएगा। ये स्टॉक एंड ट्रेड है, वो पीजीबीपी होगा। अंतर समझ में आया? फिर से मैं बोलता हूं, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इमूवेबल और मूवेबल वेदर कनेक्टेड विद द बिजनेस ऑफ द एसएससी और नॉट। और अब जरा लिस्ट बताओ कैपिटल एसेट कौन कौन सी हो सकती हैं। तो मैं बोलूंगा ये फर्नीचर है। अच्छा, वो फर्नीचर नहीं जो स्टॉक इन ट्रेड वाला ना, ये पंखा है, वो पंखा नहीं जो स्टॉक इन ट्रेड में यूज होता है ना 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 ना। ऐसे कब तक डिफाइन करते रहोगे? किताब की किताब बन जाएगी मोटी, लेकिन उसके बाद भी कुछ छूटा रह जाएगा। तो कहा गया बजाय इसके इसको डिफाइन करने के व्हाट आर इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ कैपिटल एसेट, डिफाइन दोज थिंग्स विच आर नॉट कैटेगराइज्ड एज कैपिटल एसेट, विच आर नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ कैपिटल। उन चीजों को डिफाइन कर लो सिंपली जो कैपिटल एसेट नहीं होती, बट डज नॉट इंक्लूड all the movable or immovable properties whether connected with the business of the SSE or not, but it does not include except the following। किन चीज़ों को हटाया गया है? बहुत कम चीज़ें हैं जिनको हटाया गया है, बहुत कम चीज़ें हैं जिनको हटाया गया है। कितनी? यानी इन 5 चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब कैपिटल एसेट है। यानी अगर अब हमको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो, मेरे सामने कोई क्वेश्चन रख दिया जाए, तो मैं ये देखूंगा क्या ये इन 5 में आता है? नहीं, कैपिटल एसेट है ना, है ना। पहला क्या है? पहला है एग्रीकल्चरल लैंड। अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, दैट इज नॉट योर कैपिटल एसेट। मैंने एग्रीकल्चरल लैंड बोला। 2 तरह की एग्रीकल्चरल लैंड होती है सर, शहर में भी हो सकती है, गांव में भी हो सकती है। फिलहाल हम इसकी बात ही नहीं कर रहे, हम अभी केवल इतना बात बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट योर कैपिटल एसेट। एग्रीकल्चरल लैंड आपकी कैपिटल एसेट। इसका मतलब अगर मैंने अपनी कोई एग्रीकल्चरल लैंड जो इस सेक्शन में डिफाइंड है, आगे देखेंगे किस सेक्शन में डिफाइंड है, सेक्शन 2(1) में डिफाइंड है, उसको अगर हम सेल कर दें, अगर मैं एग्रीकल्चरल लैंड को बेच दूं तो क्या वो कैपिटल एसेट है? नहीं सर, आपने अभी अभी मना किया, एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट अ कैपिटल एसेट। एग्रीकल्चरल लैंड हमारी कैपिटल एसेट नहीं होती। क्लियर है? स्टॉक इन ट्रेड ये हमारा कैपिटल एसेट नहीं होता। स्टॉक इन ट्रेड हमारा कैपिटल एसेट बताया वो पीजीबीपी अराइज होता है। अगर हम स्टॉक इन ट्रेड को परचेज और सेल करते हैं तो उससे पीजीबीपी अराइज होता है, वो कैपिटल गेन कहाँ आएगा? तो 2 चीज़ों तो ये सीधे सीधे हट गए। पहला एग्रीकल्चरल लैंड, दूसरा स्टॉक इन ट्रेड, तीसरा पर्सनल इफेक्ट्स। ये पर्सनल इफेक्ट्स क्या होते हैं? मेरी पर्सनल चीज़ें, वो पर्सनल इफेक्ट्स कहलाते हैं। मेरे खाने के बर्तन, पहनने के कपड़े, मेरी पर्सनल चीजें, मेरी पर्सनल कार कैपिटल एसेट होती है? ऐसा नहीं है। पर्सनल अगर हो तो कैपिटल एसेट नहीं हो। स्कूटर, मोटरसाइकिल, साइकिल पर्सनल है, कैपिटल एसेट नहीं होगा। मेरा पर्सनल फर्नीचर जिनको मैं अपने पर्सनल यूज करता हूं, दैट इज नॉट अ कैपिटल एसेट। पर्सनल चीजें आपकी कैपिटल एसेट। पर्सनल इफेक्ट्स ये आपके कैपिटल एसेट नहीं होते।
हाँ बोलो। पर्सनल हाउस हाउस नहीं होता, इमूवेबल कोई भी होगा वो पर्सनल नहीं होता। तो हाउस कौन सा पर्सनल होता है? ये तुम्हारा घर है, ये मेरा घर है, पर्सनल है। मम्मी पापा को बाहर रखता हूँ, अपने अंदर रखता हूँ, ये कौन सी बात होती है? पर्सनल कौन सा होता है? ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये, पहला क्या हटाया गया? एग्रीकल्चरल लैंड। दूसरा स्टॉक इन ट्रेड। तीसरा पर्सनल इफेक्ट। अभी हम डिटेल में डिफाइन करेंगे व्हाट आर इंक्लूडेड इन पर्सनल इफेक्ट्स और नॉट, और व्हाट नॉट। फोर्थ, तीन चीजें समझ में आई। फोर्थ है आपका गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड एंड स्पेशल बियरर बॉन्ड इज द लास्ट वन। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड एंड स्पेशल बियरर बॉन्ड। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड एंड स्पेशल बियरर बॉन्ड, ठीक है ना। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड एंड स्पेशल बियरर बॉन्ड। नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड भी लिखा होगा शायद, देखो तो लिखा है नेशनल डिफेंस गोल्ड। तो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड या स्पेशल बियरर बॉन्ड, इनको भी हटाया गया है इस कैटेगरी से। आप अच्छी चीजों के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड इज अ बॉन्ड एंड मस्ट बी ट्रीटेड एज अ सिक्योरिटी, और यू कैन से इट मस्ट बी एन कैपिटल एसेट, इट मस्ट बी अ कैपिटल एसेट। लेकिन इसको हटाया गया है, स्पेशली गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड को, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड को और स्पेशल बियरर बॉन्ड को हटाया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपसे सहायता मांगी, हेल्प मांगी। जब अफगानिस्तान में ये युद्ध हुआ था तो उस समय क्या बोला गया था? वहां की सरकार ने बोला आपके पास जितना गोल्ड है आप यहां जमा करें। क्यों? गोल्ड से जमा करके क्या करेगी सरकार? लेकर भाग जाएगी बोरे में। हाँ, क्या करेगी? क्या करेगी? पैसे छापेगी। अरे हंसने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही बोला वो, हंसने वाली बात नहीं, बिल्कुल सही बोला। जब युद्ध होता है दो देशों के बीच में, मान लो युद्ध हो गया हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, और हिंदुस्तान कहती है अमेरिका से हमको बम दो, थोड़े मिसाइल्स वगैरह दो, तो कहेगा हमको पैसा चाहिए, लो। तो कहेगा गांधी जी नहीं चलने वाले। अब तो युद्ध हो रहा है दो देशों के बीच में, जो 100 रुपये तुम दे रहे हो, पता नहीं उस 100 रुपये की कीमत 100 रुपये है या 1 रुपये है, कौन जाने। तुरंत डिवैल्यूएशन हो जाता है रुपये का, खत्म हो जाता है मार्केट, वो कागज़ के बराबर हो जाता है। उस समय देखो तो दंगे फसाद होने लगते हैं, नहीं होने लगते? लोगों को अपनी ज़रूरतों की चीज़ के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती, बोला भर भर कर लोग ले जाते, कोई फायदा नहीं है। और गवर्नमेंट छापती है उस समय नोट, पैसा चाहिए ना, अंदर से छापती है। मशीन, नोट छापने वाली मशीन किसके पास होती है? गवर्नमेंट के पास होती है मशीन, मतलब गवर्नमेंट के पास ही होती है, और नोट छापती है, और नोट छाप छाप करके वो देगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में। लोग किस पर भरोसा करेंगे उस समय? गोल्ड पर। किस पर भरोसा करेंगे? और जितने भी नोट तुम्हारे पास हैं इस समय जेब में, वो सब सिक्योर्ड हैं गोल्ड के अगेंस्ट। मालूम होना चाहिए, ये नोट कागज ऐसे ही नहीं है। नकली और असली में फर्क क्या होता है? असली नोट सिक्योर्ड होता है, नकली नोट सिक्योर्ड नहीं होता, उसके पीछे गोल्ड की सिक्योरिटी नहीं रखी होती, इसीलिए वो कागज माना जाता है और इसलिए वो रुपया माना जाता है। बस अंतर यही है। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये कि अब नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड, गवर्नमेंट ने कहा कि अपने यहाँ जितना भी गोल्ड पड़ा हुआ है ले आओ। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा, सब लोग ले जा करके लाइन लगा करके देने लगे। देखो देशभक्ति इसी को कहते हैं, जितना घर में सोना है जा करके दे रहे हैं, लाइन लगा करके दे रहे हैं। और गवर्नमेंट उससे क्या खरीदेगी? मिसाइल्स वगैरह खरीदेगी, उसकी सिक्योरिटी के अगेंस्ट अपने नोट छाप सकते हैं। क्लियर है? तो ये तुम लोग के बॉन्ड है, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड, स्पेशल बियरर बॉन्ड और गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, इसलिए इनको हटाया गया। एक तो देशभक्ति में काम आओ, और जब उसको बेचो तो कहो कैपिटल गेन चाहिए। अरे ये कौन सी बात होती है? उसमें से हटाओ, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। क्लियर? तो कुल कहने का मतलब ये है कि 5 चीज़ों को हटाया गया: एग्रीकल्चरल लैंड, स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल इफेक्ट, स्पेशल बियरर बॉन्ड, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड एंड गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। इन टोटलिटी 6 बोलो या 5 कैटेगरीज में रखो, तुम्हारी मर्जी। इज इट क्लियर? पक्की बात है। अब एक एक करके समझा जाए फिर से। सबसे पहले हम समझेंगे आज पर्सनल इफेक्ट्स को। किसको? पर्सनल इफेक्ट्स। क्या होते हैं ये पर्सनल इफेक्ट? कोई भी ऐसी चीज जो हम पर्सनल यूज करें अपने लिए, वो मेरे पर्सनल इफेक्ट्स हैं। मेरे कपड़े मेरे पर्सनल, उसको बेचने से कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं होने वाला। क्यों? मैसेज आया, हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज आया है। अच्छा बोलो भाई, अपने पर्सनल क्लॉथ्स, क्लोथिंग्स सेल करेंगे तो क्या कैपिटल गेन अराइज होगा? नहीं।
लेकिन इसमें शामिल नहीं। मैं अपनी कार बेच दूं, पर्सनल यूज होती है कार, कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। अच्छा, मैं अपनी पर्सनल BMW बेच दूं तो अब बोलो मर्सिडीज, नहीं तो नहीं। गवर्नमेंट थोड़ी कहेगी मर्सिडीज बेचोगे तो कैपिटल गेन होगा, भले ही पर्सनल। ये कौन सा रूल होता है? पर्सनल अब चाहे 1 लाख की हो चाहे 10 करोड़ की हो, गवर्नमेंट ये नहीं देखेगी, ठीक है ना। कोई उस पर बाइफर्केशन नहीं होगा। अमीर हो तो ज़्यादा डिफरेंट तरह से टैक्स लगेगा और गरीब हो तो डिफरेंट तरीके से टैक्स लगेगा, वो नहीं। सबके लिए रूल क्या है? एक जैसा है, भले ही प्रोग्रेसिव है लेकिन रूल सबके लिए एक जैसा है। पर्सनल इफेक्ट शामिल नहीं है। फिर मैंने क्या बोला? पर्सनल इफेक्ट में शामिल नहीं है। अब तक मैं बोल रहा हूं पर्सनल इफेक्ट इज नॉट अ कैपिटल एसेट। मैंने क्या बोला? पर्सनल इफेक्ट मेरे कैपिटल एसेट नहीं होते, नॉट अ कैपिटल एसेट। और अगर कैपिटल एसेट नहीं है तो ट्रांसफर करने पर कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा, क्योंकि पर्सनल इफेक्ट तो कैपिटल एसेट होती ही नहीं। और कैपिटल गेन होने के लिए कैपिटल एसेट चाहिए और ट्रांसफर चाहिए। जब कैपिटल एसेट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी ट्रांसफर करो, कैपिटल गेन नहीं होगा। आपने कैपिटल एसेट दी किसी को लेकिन वो ट्रांसफर नहीं है तो भी कैपिटल गेन नहीं होगा। दोनों चीजें एक साथ पूरी होनी चाहिए, कैपिटल एसेट एज वेल एज ट्रांसफर एज वेल एज कैपिटल एसेट। कोई एक चीज मिसिंग हो गई, कैपिटल गेन नहीं लगने वाला। तो पर्सनल इफेक्ट कैपिटल एसेट नहीं होती। लेकिन कहा गया ये पर्सनल इफेक्ट नहीं है, तो जब पर्सनल इफेक्ट नहीं है तो इसका मतलब ये कैपिटल एसेट है। अब बात समझ में आई? ये चीजें पर्सनल इफेक्ट्स नहीं है। तो कौन सी चीजें पर्सनल इफेक्ट्स नहीं है, जरा उनको देखो। ज्वेलरी, ये तुम लोग झुमके वगैरह पहनते हो ना कई बच्चे कहते हैं हाँ तो डाउट होता है तो ये तो ऐसे देख रहा है। हाँ सही है। सुन लो, ज्वेलरी हमारा पर्सनल इफेक्ट नहीं है ज्वेलरी हमारा पर्सनल इफेक्ट नहीं है। नहीं, कई बच्चे बोल देते हैं हाँ पहनते हैं तो ज्वेलरी हमारा पर्सनल इफेक्ट नहीं है। भले ही तुम पर्सनली यूज करो लेकिन वो पर्सनल इफेक्ट नहीं है। इसका मतलब झुमके, हार, अंगूठी बेच दो तो कैपिटल गेन लगेगा। ये नहीं कह सकते वो पर्सनल इफेक्ट है, हम तो दिन भर उसको पहने रहते ना, कुछ होने वाला नहीं है। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, पुरातत्व विदों की जो चीजें होती है, जमीन से निकलती हैं, मिट्टी का घड़ा निकला तो कितने रुपए का होगा? अरे करोड़ों रुपए का है, करोड़ों रुपए का है। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ठीक। ड्राइंग, पेंटिंग, MF हुसैन की पेंटिंग रखो, ऐसे बैठे रहते, पीछे पेंटिंग लगी रहती है पूछो क्या है मालूम नहीं दिखाई नहीं देता क्या, लेकिन करोड़ों रुपए की पेंटिंग है। क्या बनाया हमें ही नहीं मालूम, समझना पड़ता है। अब पता नहीं कैसे समझ लेते हैं लोग, लेकिन हाँ वो पेंटिंग कितने की है? करोड़ों रुपए की है। और शान समझते हैं लोग लेने वाले। वो कैपिटल एसेट है आपका। आप उस पेंटिंग को ट्रांसफर करके तो देखो टैक्स लग जाएगा। ऐसी 50 पेंटिंग तो हम बना लें जो समझ में ना आए। स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, यानी ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, साइंटिफिक वर्क, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एंड ज्वेलरी, ये हमारे पर्सनल इफेक्ट नहीं होते। क्लियर है? यानी अगर हम इन चीजों को ट्रांसफर कर दें तो कैपिटल गेन अराइज होगा। अगर हम इन चीजों को ट्रांसफर कर दें तो कैपिटल गेन अराइज होगा। इज इट क्लियर? These assets are within the purview of the definition of capital asset and any transfer thereof is subject to tax under the head capital gain। सर अब समझ में आ गई बात। ज्वेलरी को तो बताइए सर, ज्वेलरी को आपने आधे में रखा। ज्वेलरी दो तरह की हम लोग समझते हैं। पहली ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स, जो मैंने बोला, हार, झुमका, अंगूठी, रिंग वगैरह जो होती हैं, ये सब क्या होती हैं? ऑर्नामेंट्स होती हैं। दूसरी ज्वेलरी नॉन ऑर्नामेंट्स, मेरे पास सोने का बिस्कुट है, पहन के चलूं अरे मजाक थोड़ी कर रहे हैं, वो ऑर्नामेंट्स नहीं है।
हार की तरह लटका करके चलूं, लॉकेट की तरह? नहीं पॉसिबल है। तो दो तरह की ज्वेलरीज होती हैं, पहला ऑर्नामेंट्स के फॉर्म में, दूसरा नॉन ऑर्नामेंट्स के फॉर्म में। पक्की बात है ना? ज्वेलरी को डिफाइन किया गया है, जरा ढंग से देखना कैसे। पहले तो कहानी समझ लो। मायावती के यहाँ रेड पड़ी, काफी पुरानी बात है। अब जो उड़ती उड़ती खबरें आई, मैं उसको शेयर कर रहा हूं। एक्चुअल या ओरिजिनलिटी क्या आई डोंट नो, लेकिन उड़ती उड़ती खबर आई कि जो गिलास था ना, उसका जो बेस था सोने का था। तो पानी पीती थी तो बेस सोने का था। वो गिलास कहलाया जाएगा या ज्वेलरी कहलाई जाएगी? वो ज्वेलरी कहलाई जाएगी। वो पानी नहीं पीती, तो ज्वेलरी में पानी पीती थी। नहीं समझे? अब क्लियर है? साड़ियां तुम लोग देखते होगी, जरी किया जाता है, सोने की जरी किया जाता है, चांदी का वर्क किया जाता है, उस पर किया जाता है, नहीं किया जाता? तो अब साड़ी साड़ी नहीं रही, वो ज्वेलरी में कन्वर्ट हो गई। वो चांदी का वर्क होता है मिठाई पे, वो चांदी नहीं होती। सुनो इधर, और तुम्हें 100 रुपए किलो में मिल जाएगी आराम से। बात समझ में आई? वो सिल्वर होता है, इसलिए उसको चांदी का वर्क कहते हैं, और कुछ नहीं होता। हाँ बोलो। पहला मैंने बोला कि अगर आपके गिलास, खाने के बर्तन, कपड़ों में ज्वेलरी सिल दी जाए या अटैच कर दी जाए, तो वो कपड़े, वो बर्तन जो अभी तक आपके पर्सनल इफेक्ट थे, नाउ दे आर नो मोर, मर नहीं गए, नाउ दे आर नो मोर एज अ पर्सनल इफेक्ट, दे आर नाउ कैपिटल एसेट एज अ ज्वेलरी। अब वो ज्वेलरी बन गए। क्या बन गए? ज्वेलरी बन गए। ज्वेलरी को डिफाइन दो तरीके से किया गया, जरा देखा जाए। ज्वेलरी मीन्स ऑर्नामेंट्स, अंडरलाइन कर लो ऑर्नामेंट्स को, तुम लोग मत करना। हाँ ज्वेलरी मीन्स ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड, मेड ऑफ गोल्ड जो सोने का हो, सिल्वर, प्लैटिनम और एनी अदर प्रीशियस मेटल। मेटल, मैं यहां गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेटल को भी जोड़ रहा हूं। एवन मेटल के साथ साथ प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स भी आएंगे। नीलम का पत्थर, अगर तुम पहनोगे तो नीलम क्या पहनेगी? नीलम का पत्थर, नीलम का होता है। और कौन सा पत्थर होता है? पन्ना होता है ना। ये सब क्या होते हैं? स्टोन होते हैं। और एनी अलॉय कंटेनिंग, कोई भी ऐसी चीज जो शामिल करे वन और मोर ऑफ सच प्रीशियस मेटल्स वेदर और नॉट कंटेनिंग एनी प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन एंड वेदर और नॉट वर्कड और स्यूड इनटू एनी वियरिंग अपैरल। वो चीजें जो ऑर्नामेंट्स हैं, जो चाहे सोने, चांदी, प्लैटिनम, चाहे वो किसी बर्तन के साथ अटैच कर दिए जाएं या किसी कपड़े के साथ सिल दिए जाएं, वो भी ऑर्नामेंट्स मान लिया जाएगा। वो भी क्या मान लिया जाएगा? ऑर्नामेंट। चाहे उसको शामिल किया जाए, चाहे उसको जोड़ा जाए या ना जोड़ा जाए, या इन सब चीजों का मिक्सचर, चाहे इन सब चीजों का मिक्सचर। दूसरा, प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन वेदर और नॉट सेट इन एनी फर्नीचर। ये जो फर्नीचर है देखो, उसके नीचे बेस है, वो चांदी का लगा हुआ है देखो, तो वो फर्नीचर नहीं है, वो ज्वेलरी बन गई। तुम लोग फर्नीचर पर नहीं बैठे हो, तुम लोग ज्वेलरी पर बैठे हो। प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन वेदर और नॉट सेट इन एनी फर्नीचर, चाहे वो पत्थर किसी फर्नीचर के साथ जोड़ दिया जाए या ना जोड़ा जाए, बर्तनों के साथ जोड़ दिया जाए या ना जोड़ा जाए, या किसी और आर्टिकल या कपड़ों के साथ जोड़ दिया जाए, सिल देना, सिल दिया जाए या ना सिला जाए। क्लियर है? यानी दो पार्ट में बांटा, पहला तो ऑर्नामेंट्स, दूसरा स्टोन। बात खत्म। फिर से बोलूं एक बार, अब तक हम लोगों ने देखा सेक्शन 45 में कैपिटल गेन, चार्जिंग सेक्शन, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट, ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट शैल बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द सेम प्रीवियस ईयर इन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस। अगर ये लास्ट सेंटेंस भूल गए तो समझ लो तुम लोगों ने आधी डेफिनेशन याद की, आधी छोड़ दी, क्योंकि इस लास्ट सेंटेंस पर हम लोग की पूरी एक क्लास चलने वाली है। इन द सेम प्रीवियस ईयर इन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस, इस पर पूरी एक क्लास चलेगी। क्लियर? दूसरा मैंने बताया, दो तरह की डेफिनेशन सब समझनी जरूरी है। कैपिटल एसेट सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में
क्या क्या है कैपिटल एसेट? मींस any movable or immovable property whether connected with the business of the SSE or not, but doesn't include the following: agricultural land, personal effect, stock in trade, national defense gold bond, gold deposit bond and special bearer bond. पर्सनल इफेक्ट को हम लोगों ने देखा. पर्सनल इफेक्ट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग: ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, आर्ट, पेंटिंग, स्कल्पचर्स एंड साइंटिफिक वर्क और एनी वर्क ऑफ आर्ट. क्लियर? पक्की बात है. ये चीजें हमारी किस में शामिल नहीं होंगी? पर्सनल इफेक्ट में. यानी इनको अगर ट्रांसफर कर दें तो कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा. ज्वेलरी मींस व्हाट? फिर से ज्वेलरी को डिफाइन किया गया दो तरह के: ऑर्नामेंट्स एंड स्टोन. ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और एनी अदर प्रीशियस और सेमी प्रीशियस मेटल, वेदर और नॉट attached or connected or sewn into any wearing apparel or any set in any furniture. Precious or semi precious stone, whether or not set in any furniture, utensils or sewn into any wearing apparel. Clear है? पक्की बात है. अब तो इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होगा. यहां तक तो डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से. कोई हो तो बोल लो. नहीं. चले. स्टॉक इन ट्रेड सर मत बताइए, हम लोग को मालूम है. फिनिश गुड्स के फॉर्म में होता है, रॉ मटेरियल के फॉर्म में होता है, वर्क इन प्रोग्रेस के फॉर्म में होता है. कोई भी स्टॉक जो हमारा इन तीन फॉर्म में होता है वो स्टॉक इन ट्रेड कहलाता है. और इनको ट्रांसफर करने से कभी भी हमारा कैपिटल गेन अराइज नहीं होता, क्योंकि पीजीबीपी अराइज होता है. टॉपिक इज ओवर. दूसरा टॉपिक पर्सनल इफेक्ट ओवर. तीसरा अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो है एग्रीकल्चरल लैंड की. और अभी मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा इस मैटर पर, केवल तुम लोग को बताना जाऊँगा. हम लोग के पास दो तरह की एग्रीकल्चरल लैंड होती हैं, एक रूरल, एक अर्बन. हम यहाँ एक तरह से समझने वाली बात है, एक तरह से केवल और केवल रूरल एग्रीकल्चरल लैंड की बात करेंगे. आज मैं डिफाइन नहीं करने जा रहा एग्रीकल्चरल लैंड को, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें जब दिमाग में आ जाएंगी तो सब ब्लास्ट हो जाएगा. ठीक है? रूरल एग्रीकल्चरल लैंड उसको हम लोग बाद में डिफाइन करेंगे. पूरा उसके लिए बेस दिया हुआ है, अप टू 2 किलोमीटर, 2 to 8 किलोमीटर, 8 बियॉन्ड 8 किलोमीटर सब दिया हुआ है. रूरल एग्रीकल्चर, बस इतना याद रखो, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड. मैं दिल्ली शहर में हूँ, बिल्कुल मेन मार्केट में, कनाट प्लेस पे. मेरा घर है 5000 स्क्वायर फीट का. आगे 1000 स्क्वायर फीट घर है, पीछे 4000 स्क्वायर फीट में मैंने खेती लगा रखी है. उस ज़मीन को मैंने बेच दिया. गवर्नमेंट को कहा ये मेरी एग्रीकल्चरल लैंड है. वो तो कनॉट प्लेस में आप एग्रीकल्चरल लैंड पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं. ज़मीनों को दो पार्ट में तोड़ा गया. ऐसे नहीं तो हर घर में क्या होगा, छत पे थोड़े गमले रख देंगे और उसमें मिर्ची, ये वो, धनिया वो करके, ये तो मेरी एग्रीकल्चरल फ्लोर था. वो नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला. इस तरह से डिफाइन नहीं कर सकते. आपको एरिया वाइज डिफाइन करना पड़ेगा. ये शहर है, इस जगह अगर आपकी कोई ज़मीन होगी तो भले ही आप पूरी खेती यूज़ करो, बट इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ एग्रीकल्चरल लैंड. ये आपका इस एरिया के बाहर है. एरिया तो कुत्तों का होता है, ये इलाके के बाहर है. किसके बाहर है? इलाके शेरों का होता है ना. तो इस इलाके के बाहर अगर कोई ज़मीन है तो वो आपकी एग्रीकल्चरल लैंड होगी, भले ही आप उसमें अपना घर बनाओ. ठीक है ना? पक्की बात है. लेकिन एग्रीकल्चरल लैंड के लिए जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि उसमें खेती की जाती हो. उसमें क्या की जाती हो? खेती. घर बना दिया, कहो एग्रीकल्चरल लैंड थी. नहीं भैया, घर था. उसको हम लोग देखेंगे बाद में. फिलहाल यहां तक कोई दिक्कत है? हाँ या ना? नेक्स्ट डेफिनेशन है हम लोग की, किसकी? ट्रांसफर. हटा दें इसको. अच्छा हाँ, एक चीज रह गई, ये सेकंड पॉइंट. ठीक. तो कैपिटल एसेट को दो पार्ट में तोड़ा गया सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में. पहला, एनी काइंड ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी वेदर कनेक्टेड विद द बिजनेस ऑफ द एसएससी और नॉट, बट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग. देख लिया. दूसरा, एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय एफआईआईज. अब याद आ रहा है? एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय एफआईआई विल बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल एसेट. सिंपली, चाहे वो स्टॉक इन ट्रेड की तरह ही क्यों ना रखा हो, तो भी हम उसको क्या मानेंगे? कैपिटल एसेट ही मानेंगे. अब क्लियर हुआ?
डेफिनेशन इज ओवर नाउ। पूरा किसकी डेफिनेशन देख रहे हैं आप? हमने वर्ड या नहीं यूज किया सेल, मैंने सेल वर्ड नहीं यूज किया। हम जब मैंने बोला होगा फर्स्ट टाइम कोई कैपिटल एसेट हो ट्रांसफर हुई होनी चाहिए, तुरंत दिमाग में तुम लोग के दौड़ा होगा बेचा गया होगा, तुरंत दिमाग में दौड़ा होगा बेचा गया होगा, दिमाग से निकाल दो। ट्रांसफर डजंट मीन सेल ओनली, ट्रांसफर इंक्लूड्स सेल बट देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स आल्सो विच आर कैटेगराइज्ड एज ट्रांसफर। ट्रांसफर में केवल सेल शामिल नहीं होता। अब जो मैं डेफिनेशन देने जा रहा हूं वो सब ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर इंक्लूड्स नंबर 1 सेल, एक्सचेंज और relinquishment of any asset. Transfer includes extinguishment of right in any asset. यानी दो चीजें तो समझ में आई। ट्रांसफर इंक्लूड्स सेल, एक्सचेंज और एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट देयरइन। ट्रांसफर इंक्लूड्स relinquishment of any asset. ट्रांसफ़र में शामिल होता है अगर गवर्नमेंट ने मेरी ज़मीन ज़बरदस्ती छीन ली किसी कानून के तहत। अब चाहे वाड्रा को बेचनी हो चाहे किसी को भी नहीं। कंपल्सरीली एक्विजिशन अंडर एनी लॉ, कंपल्सरीली एक्विजिशन अंडर एनी लॉ, ये भी शामिल होता है हमारा ट्रांसफ़र में। हम तो नहीं कह सकते जबरदस्ती छीनी, हम तो बेचना नहीं चाहते, ट्रांसफर कैसे मान लोगे? बेचना चाहो या ना चाहो, गवर्नमेंट ने आपकी जमीन छीनी, ट्रांसफर हो गया अंडर कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ। इज इट क्लियर? ट्रांसफर इंक्लूड सेल, एक्सचेंज और एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट देयरइन। ट्रांसफर इंक्लूड्स relinquishment of any asset. Transfer includes compulsory acquisition under any law. Transfer includes conversion of a capital asset into stock in trade. Transfer includes conversion of a capital asset into stock in trade. अभी सब पर आएंगे धीरे धीरे, फिर से बोलेंगे, चिंता ना करो, पहले तो दिमाग में ये सेट हो जाए what is the meaning of transfer। पहला, ट्रांसफर इंक्लूड सेल, एक्सचेंज और एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट, relinquishment of any asset, compulsory acquisition under any law, conversion of a capital asset into stock in trade. Fifth, transfer includes पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो डिफाइंड है सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, जिसको हम कहेंगे TPA 1882, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। अगर किसी एसेट का ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 53 कैपिटल A के हिसाब से दैट इज ऑल्सो भी ट्रांसफर। मैच्योरिटी ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, मैच्योरिटी ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। क्लियर है? अब तक कितने पॉइंट देख लिए? पहला देखा सेल, एक्सचेंज, अपनी कार दो मेरी मोटरसाइकिल ले जाओ, दैट इज द पार्ट ऑफ एक्सचेंज, ये ट्रांसफर हो गया। सेल, एक्सचेंज और एक्सटिंग्विशमेंट, नहीं समझ में आया सर, एक्सटिंग्विशमेंट का मतलब नहीं समझ में। एक्सटिंग्विशमेंट तो चलिए थोड़ी देर के लिए समझ में भी आ जाएगा, ये नीचे लिखा हुआ है relinquishment ऑफ राइट देयरइन, वो तो और नहीं बहुत समझ में आ रहा। अब दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। एक्सटिंग्विशमेंट का मतलब होता है, मान लो ये कोई कैपिटल एसेट है, ज्वेलरी, ये लो, ये आज से तुम्हारी, इसको कहेंगे इस पेन पर से मैंने अपना अधिकार हटा लिया, मैंने अपने आप को किनारे कर लिया, एक्स कर लिया, एक्सटिंग्विशमेंट, मैंने इस पर से अपने सारे अधिकार, नो दिस इज ऑफ योर्स, इट इज कॉल्ड एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट देयरइन। अच्छा सर, रेलिंक्विशमेंट का क्या मतलब होता है, ये भी तो पता चलना है। हाँ, रेलिंक्विशमेंट का मतलब होता है, नहीं भी कहोगे तो भी हम बताएंगे। रेलिंक्विशमेंट का मतलब होता है, ये फर्नीचर यहाँ पड़ा हुआ है, मेरे लिए कैपिटल एसेट है, ये फर्नीचर मेरे लिए क्या है, कैपिटल एसेट।
लेकिन कभी कभी फर्नीचर की टांग टूट जाती है, चुर्र चुर्र आवाज़ करने लगता है, होता है ना, तो मैं इस फर्नीचर को उठाकर कहीं किनारे रख दूँ। क्या कर दूँ? किनारे रख दूँ। दिस इज नोन एज रेलिंक्विशमेंट ऑफ एनी एसेट। किनारे रख दिया, फेंक दिया, स्टोर रूम में फेंक दिया, नाउ इट इज नो मोर, ट्रांसफर हो गया। ये भी शामिल है ट्रांसफर में। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट देयर इन आई एम जस्ट गोइंग टू गिव इट टू यू एंड आई एम मेकिंग टू माई सेल्फ विद हैविंग नो राइट इन दैट एसेट। मतलब अब मेरा इस एसेट पर कोई अधिकार नहीं है, मैंने इस पर से अपने सारे अधिकार किनारे कर लिए। दैट इज नोन एज एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट। दूसरा रेलिंक्विशमेंट, किसी एसेट को किनारे छोड़ देना, फेंक देना, डिस्पोज ऑफ कर देना। इज इट क्लियर? पहला था सेल, एक्सचेंज और एक्सटिंग्विशमेंट। रेलिंक्विशमेंट, कन्वर्जन ऑफ अ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। मेरे पास 10 लाख रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया अपने बिजनेस में, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया कैपिटल एसेट में। बोलो 15 लाख इसकी फेयर मार्केट वैल्यू है, कितना कैपिटल गेन होगा? अरे कितना कैपिटल गेन होगा? नहीं होगा। क्यों? हाँ जी, स्टॉक को जब आप कन्वर्ट करते हो तो ये पीजीबीपी होता है। हम यहां कैपिटल गेन पढ़ रहे हैं। कैपिटल एसेट अगर कन्वर्ट होती है स्टॉक में तो कैपिटल गेन अराइज होगा। कन्वर्जन ऑफ अ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, नॉट द कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट। दोनों में फर्क समझना। ये पीजीबीपी का हिस्सा है, ये कैपिटल गेन का हिस्सा है। तो कन्वर्जन ऑफ अ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, हाँ या ना? यहां तक में कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो बोल सकते हो। क्लियर? हाँ, मैं समझ गया। लास्ट, ढंग से सुनना। कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन, एनी ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन जिसका अल्टीमेट इंपैक्ट आपको इस लायक बनाता है कि आप किसी एसेट को एज अ ओनर यूज कर सकते हैं, आपको इस लायक बनाना कि आप उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे राइट्स को एज अ ओनर एंजॉय कर सकें। मैंने अपनी कोई एसेट आपको दी और आप अब इस लायक हो गए हैं, नाउ यू आर जस्ट गोइंग टू गेट ऑल दोज बेनिफिट्स विच आई वॉज गेटिंग अर्लियर एज अ ओनर। दिस इज ऑल्सो नोन एज अ ट्रांसफर। क्लियर है? एनी ट्रांजेक्शन whether by way of acquiring share any। अच्छा चलिए थोड़ा और डिटेल में बता देते हैं। देखना, लोग क्या करते हैं, तुमको 4 लाख में घर चाहिए, कर लेते हैं ना 4 लाख। तुमको कितना दे सकते हो घर के लिए? एक घर चाहिए, कितना दे सकते हो? 6 लाख। तुम 5, 6, 10, 8 सब लोग दे सकते हो ना? मैं आपको घर दे दूंगा। विश्वास हो रहा है? विश्वास हो रहा है? कर लो, कर लो। अगर मैं तुम लोगों से इकट्ठा करूं पैसे तो मेरे पास कितने आ जाएंगे जरा देखो, 80-90 लाख आ जाएंगे। मैं कहीं दूर, थोड़ी दूर एक ज़मीन ले लूँगा 10 लाख की और उस पर 6-7 माले की बिल्डिंग बना दूंगा और उसमें सबको घर बांट दूंगा। अगर सबने 10-10 लाख दिए तो देखो 80 लाख आ गए। 80 लाख में 10 लाख की ज़मीन, सबको 8-10 लाख में घर मिल गया। सबको सोचो कितनी बड़ी बात है। हम लोग बिल्डर्स वगैरह को पैसा देते हैं, 20 लाख 25 लाख क्यों देते हो बिल्डर को पैसा? अरे आप लोग खुद इस लायक हो कि खुद अपनी बिल्डिंग बना सकते हो सस्ते में, आधे दाम पर। कैसे? भरोसा है मुझ पर? वही तो नहीं है। बस इसी प्रॉब्लम की वजह से हम लोग बिल्डर्स पर भरोसा करते हैं। अब समझ में आई बात? हम लोग देखो ना, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं, भरोसा अपने आप आ जाएगा। हम लोग क्या बनाएंगे? सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर करेंगे, मैं करवाऊंगा,
और उसके बाद हम सब लोगों को घर चाहिए, तुमको पैसा लगाना है लेकिन भरोसा नहीं, लेकर भाग जाएगा तो उसके लिए कहेंगे तुमको खजांची बना देंगे। क्या बना देंगे? ट्रेजरार बना देंगे, तुमको अध्यक्ष चेयरमैन बना देंगे सोसाइटी का, मैं प्रमोटर और फाउंडर रहूँगा, तुम सेक्रेटरी की तरह काम करना एंड बाकी सब मेंबर्स की तरह काम करेंगे। ठीक, अब बैंक अकाउंट खुलेगा कम से कम 3 लोग या 2 लोगों के कॉमन सिग्नेचर से, जिस पर सब लोग भरोसा कर सकें। कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर करवा ली, बैंक अकाउंट खुल गया। अब तुम लोगों ने पैसा मुझे नहीं दिया, बैंक को जमा किया। अब तुम लोग जानते हो जब तक 3 लोग साइन नहीं करेंगे चुट्टे, तब तक चुरा नहीं पाएंगे पैसा। नहीं समझे मेरी बात? तो अब सब लोग सेफ, पैसा तुम लोग का सेफ है बैंक में। अब भरोसा हो रहा है, मैंने ज़मीन खरीदी, उसके बाद उस पर बिल्डिंग बनवाई गई, और उसके बाद जब बिल्डिंग बन गई, ज़मीन किसके नाम से थी? तुम लोग के नाम से ना? नहीं 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 नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से। जो बिल्डिंग बनी उस पर वो किसके नाम से थी? कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से। तो अब बैलेंस शीट जो बनेगी कुछ ऐसे बनेगी, ये मेंबर्स कंट्रीब्यूशन रहेगा एज अ कैपिटल, और यहां पर कैश आया तुम लोग से, और ये कैश किस में कन्वर्ट हो गया? बिल्डिंग में। हाँ या ना? कैश किस में कन्वर्ट हो गया? बिल्डिंग में। क्या करेंगे? बिल्डिंग को रखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, अचार डालना है बिल्डिंग का। हाँ, सबको, मेंबर्स को उनकी मेंबरशिप के अगेंस्ट बिल्डिंग को बांट दो। ये तेरा पहला फ्लोर, ये तेरा दूसरा फ्लोर, ये तेरा ग्राउंड फ्लोर, ये तेरा टॉप फ्लोर, होता है ना? सबको मैंने बांट दिया अगेंस्ट मेंबरशिप। क्या है इसमें? क्या गलत है? ट्रांसफर हो गया क्या? हो गया। देखो ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने ट्रांसफर कर दिया। कर दिया या नहीं कर दिया? आप ये नहीं बोल सकते हम तो मेंबर थे, हमको तो एसेट मिल गई, मेंबरशिप के अगेंस्ट ट्रांसफर हो गया। कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिसका अल्टीमेट इंपैक्ट आपको एज अ ओनर की तरह बेनिफिट दे, नाउ यू विल बिकम द ओनर। एक्चुअल ओनर इज सोसाइटी, नॉट डीम्ड ओनर। मैंने तो नहीं बोला, उसमें है, चिंता मत करना। Any transaction whether by way of acquiring share in or by way of becoming a member of a cooperative society, कंपनी, हम कंपनी बना सकते हैं आपस में, कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं तो कंपनी। तुम लोग को शेयर के अगेंस्ट मकान मिलेगा। कितने शेयर हैं? 20% शेयर हैं, ले जाओ ये मकान। तुम्हारे पास 30% शेयर है, थोड़ा बड़ा वाला ले जाओ। अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बाय वे ऑफ एनी एग्रीमेंट और अरेंजमेंट और इन एनी अदर मैनर विच हैज द impact of transferring or enabling the enjoyment of any immovable property. immovable property अंडरलाइन कर लेना। क्लियर है? समझ में आई बात? अरे सर, ट्रांसफर की डेफिनेशन बस इतनी है, सेल, एक्सचेंज और relinquishment of any asset, extinguishment of right therein, conversion of a capital asset into stock in trade, compulsory acquisition under any law, section 53 of Transfer of Property Act 1882, maturity of zero coupon bond, and the last one is any transaction which has ultimate impact of transferring any asset and giving the right to enjoy the property as a owner. Property means here means immovable property only. Clear है? पक्की बात है। दैट वॉज द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 247। रेलिंक्विशमेंट, बच्चे ने कहा सर रेलिंक्विशमेंट नहीं समझ में आया। मैंने नीचे देखो डेफिनेशन दी हुई है, नेक्स्ट पेज में नीचे देखो डेफिनेशन दी हुई है। रेलिंक्विशमेंट मीन्स कोई चीज़ छूटेगी नहीं बेटा, याद रखना। रेलिंक्विशमेंट मीन्स विड्रॉन फ्रॉम अबंडनिंग, यानी छोड़ देना। लिखा रहता ना अबंडन्ड हाउस, हॉन्टेड हाउस नहीं, अबंडेंट हाउस यानी छोड़ा हुआ घर। बेटा चढ़ मत जाना छत पे, नीचे आ जाओगे, फर्स्ट फ्लोर पर जाओगे, ग्राउंड फ्लोर पे ही रह जाओगे। और गिविंग अप एनीथिंग, किसी चीज को छोड़ देना, गिव अप करना। गिविंग अप एनीथिंग वेयर एन एसएससी गिव अप द राइट टू क्लेम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फॉर परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इट इज रेलिंक्विशमेंट ऑफ अ कैपिटल एसेट। चलो, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट इन एन एसेट, इट मीन्स टोटल डिस्ट्रक्शन, एमिलेशन, termination or extinction of a capital asset. It refers to extinguishment of right on account of transfer. वानिया सिल्क मिल्स लिमिटेड का ये केस है। यहां तक कोई दिक्कत है? हमको केवल एक चीज और बतानी रह गई है, दैट इज एग्रीकल्चरल लैंड की डेफिनेशन। अब बहुत ज्यादा चीजें चूंकि दिमाग में हो चुकी हैं, वो बताएंगे तो दिमाग क्या हो जाएगा। चलो, हम लोगों ने कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन देखा, कौन सा? सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 देखा।
और सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 देखा ट्रांसफर की डेफिनेशन। उम्मीद करेंगे आपसे कि ये तीनों चीज़ें जितने भी पढ़े हो बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएं, कोई चीज़ छूटे ना, क्योंकि मैंने क्या कहा, नेक्स्ट क्लास अगर छूट गई तो जितना पढ़े हो ना सब बेकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट सेक्शन 47, ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट टू बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर। नहीं समझ में नहीं आई बात। ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट टू बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर्स, हम इसको थोड़ा उल्टा बोलते हैं, ट्रांसफर्स विच आर नॉट टू बी कंसीडर्ड एज ट्रांसफर्स। लिस्ट 1-2 पॉइंट की नहीं है, जरा लिस्ट आगे देखो, पन्ने पलटते जाओ, मजा आ जाएगा। और हाँ जी ठीक है ये लिस्ट विश्वास मानो दिमाग में सेट हो जाएगी, कोई बहुत बड़ा टफ टास्क नहीं है। और ये लिस्ट अगर दिमाग में सेट हो गई तो ये चैप्टर समझ लो तुम लोग के लिए बाएं हाथ का खेल है। उसके बाद ज़्यादा मुश्किल भरा काम नहीं है, उसके बाद इस चैप्टर में ज़्यादा मुश्किल भरा काम नहीं, केवल यही एक टॉपिक रह गया है जो बहुत ज़्यादा एफर्ट देना है क्या मैंने बताया, सुन लो क्या पढ़ेंगे इसमें। सेक्शन 47 में कैपिटल एसेट है और ट्रांसफर है, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन। मैं अब जरा तुम लोग के सामने एक सिचुएशन रख रहा हूं, उसके बाद ये सेक्शन समझ में आएगा कि ये सेक्शन बना क्यों। सिचुएशन ये है, एक फैमिली है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये उनका घर है, आपस में हो गया बवाल और डिस्प्यूट, भाइयों ने कर लिया घर को आधा और आधा, अब साझा चूल्हा नहीं जलेगा, क्लियर। कैपिटल एसेट थी, नाम चेंज हो गया, ट्रांसफर हो गया या नहीं हो गया, हो गया, ओनर बदल गए, ट्रांसफर हो गया या नहीं हो गया। और अगर ट्रांसफर हो गया तो तुम लोग बताओ, इन दोनों भाइयों ने बवाल इसलिए किया था ताकि सरकार को ये लोग टैक्स दे सकें? नहीं, इन दोनों भाइयों ने बवाल इसलिए किया था ताकि ट्रांसफर हो सके? नहीं, इन दोनों भाइयों ने बवाल इसलिए किया था ताकि कैपिटल गेन का पेमेंट कर सकें, प्रॉफिट कमा सकें। क्या ऐसा कुछ था? हाँ, तो केवल बंटवारा हुआ था। क्या यहाँ पर कोई प्रॉफिट कमाना पर्पस था? क्या इन दो की लड़ाई में, दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली फायदा कमा ले तो गवर्नमेंट बिल्ली है और बाकी दोनों भाई बंदर, यही तो हुआ इसका मतलब? तो कहा गया ना, यहाँ कोई इंटेंशन नहीं था एसेट को ट्रांसफर करने का। है तो ट्रांसफर, और किसका ट्रांसफर है? लेकिन तुम लोग सच सच बताना, क्या इस पर कैपिटल गेन ले लिया जाए? ये तुम लोग खुद बोल रहे हो कि सर भले दोनों कंडीशन पूरी करता है लेकिन ये नहीं रखेंगे, कैपिटल गेन पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। लेकिन ऐसे कैसे? हम ये नहीं बोल सकते कि ये कैपिटल एसेट नहीं है। अगर ऐसा बोल देंगे तो सोचो कितना बड़ा बवाल हो जाएगा। दो कंडीशन में से एक को हटाना है तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा, अगर दो में से कोई एक कंडीशन हट जाए तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। तो गवर्नमेंट ने ये बोलने के बजाय कि कैपिटल एसेट नहीं, गवर्नमेंट ने कहा कैपिटल एसेट है, लेकिन ऐसा ट्रांजैक्शन ट्रांसफर नहीं है, इसलिए कैपिटल गेन नहीं लगेगा। इज इट क्लियर नाउ? क्योंकि दो में से एक कंडीशन गायब हो गई तो काहे का कैपिटल गेन लगेगा? क्या नहीं लगेगा। तो ये पूरी लिस्ट वही है कि है तो ट्रांसफर, और किस चीज का ट्रांसफर है? कैपिटल एसेट का, बावजूद इसके इनको ट्रांसफर नहीं माना गया। तो ट्रांसफर्स विच आर नॉट टू बी कंसीडर्ड एज ट्रांसफर्स या ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट टू बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर्स। क्लियर है? ये पूरी लिस्ट हम लोग देखेंगे और मजा आएगा। एक चीज देखोगे, रिवर्स मॉर्गेज देखो, पॉइंट नंबर 6, बहुत अच्छी चीज तुम लोग को सीखने को मिलेगी, पॉइंट नंबर 6 जो है। और अगर तुम लोग हमें बता सकोगे तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्लास में रिवर्स मॉर्गेज क्या होता है, अदरवाइज मैं कहानी बताऊंगा। जो आजकल वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, ओल्ड एज होम खुलते हैं ना, तो गवर्नमेंट भी चाहती है ऐसे ना हो। तो एक वृद्धों के लिए ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है, नहीं मालूम, लोगों को बताया ही नहीं जाता कि आपके हाथ में वो हथियार है जो शायद आपके बच्चे कभी जाने भी ना, और हम बच्चों को बताते हैं कि देखो तुम्हारे माँ बाप के पास एक बहुत बड़ा हथियार मौजूद है, अगर उनको सही में उनका राइट पता चल जाए तो कोई बच्चा अपने माँ बाप को परेशान ना कर सके। तो हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर 6 नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।